नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ ग्वालियर की एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ने जा रही है जो आज सबसे कम उम्र में अपनी पहचान समूचे हिंदुस्तान में बना रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीवाजी यूनिवर्सिटी की एक ऐसी छात्रा जिसने सबसे कम उम्र में फार्मासिस्ट होने के साथ साथ हिंदी साहित्य में अपनी कविता, अपनी लेखनी की दम पर आज देश में वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लगातार वो देश में अपनी कविताओं से हजारों दर्शकों की तरफ हजारों दर्शकों के दिल में वो दस्तक देती हैं। तो सीधे हम बात कर रहे हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी की छात्रा फार्मासिस्ट हर्षिता घनघोरिया, आज की आपकी जन अदालत न्यूज़ की आज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की हमारी आज की खास मेहमान हैं। हर्षिता घनघोरिया जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार राजा भैया जी। मैं हर्षिता घनघोरिया आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और आपको शुभकामनाएं देती हूँ। जी, हर्षिता घनघोरिया जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ के हमारे सभी दर्शक बेसब्री से आपके इंटरव्यू के लिए वो इंतज़ार में थे। वो जानना चाहते हैं किस तरीके से आपने सबसे कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत की है, और एजुकेशन की बात करें तो किस तरीके से आपने अपने जी, संघर्षों के अभी साथ मैं आप आपको आगे बढ़ बता रही दूँ, हैं। मैं जी, बी फार्मा कर रही हूँ, मेरा 3rd ईयर है। मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी से बी फार्मा कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं साहित्य में 9th क्लास से लिख रही हूँ। मतलब मैं कविताएं लिखती थी, फिर छंद लिखे कुछ, और आज अभी मुझे राष्ट्रीय कवि संघ से जुड़ने का मौका मिला और मध्य प्रदेश लेखक संघ से जुड़ने का मौका मिला। उन लोगों के मार्गदर्शन में मैंने और भी लिखना सीखा और इसी के साथ मैं लिखती जा रही हूँ। आप सबका प्यार मिल रहा है मेरी लेखनी को, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। इस तरीके से हर्षिता घनघोरिया जी आपके बारे में बताया जाता है कि आप भिंड जिले के सबसे एक छोटे से गांव, एक कस्बे दबू से बिलोंग करते हैं। आपके माता पिता ने अभी काफ़ी संघर्ष किया है। आपके पिता मिस्टर रमेश घनघोरिया जी ने काफ़ी संघर्ष किया है, और आज वो अपने बिल्कुल। संघर्षों से ही वो आज अपने बच्चों को के मुकाम पर हासिल कर रहे हैं। आपका एक भाई भी है जो कि सबसे कम उम्र में एमबीबीएस के रूप में वो बने हैं। तो किस तरीके से आप अपने पिता से आप प्रेरित होती हैं और किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं? जी, बिल्कुल मेरी प्रेरणा का स्रोत मेरे पिता और मेरे भाई रहे जी, हैं, क्योंकि मतलब पापा जी डभोल से मतलब बहुत उन्होंने पढ़ाई करी, फिर वो ग्वालियर आए, हुँ, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और वो जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, हम कुछ भी कर हुँ, सकते हुँ, हैं, हम बहुत मेहनत कर सकते हैं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ जी, सकते हैं। तो और भैया जिन्होंने मतलब कि अपने 12th के साथ ही इतने अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर किए, आज वो उनकी भोपाल एम्स से एमबीबीएस हो चुकी है। तो मतलब एक पढ़ाई के क्षेत्र में हम कितने खूबसूरत रंगों के साथ उड़ान भर सकते हैं। तो मेरी प्रेरणा के स्रोत हमेशा मेरे भैया और मेरे पापा जी रहे हैं और उन लोगों की हेल्प से, उन लोगों की गाइडेंस में ही मैं इतना आगे बढ़ पा रही हूँ। जी। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के आज के लिए इंटरव्यू में लाइव ग्वालियर से हमारे साथ हर्षिता घनघोरिया जुड़ी हुई हैं। हर्षिता जी, सबसे पहले बताइए आपने वो कौन-सी कविता थी आपकी जिससे आपको पहचान मिली और आप आगे बढ़ी? जी, काफ़ी कविताएँ लिखी मैंने, पर हाँ, एक बहुत अच्छी कविता थी जिसकी पहचान मुझे दैनिक भास्कर से मिली। दैनिक भास्कर में फरवरी में ओपन माइक रखा गया था, एक ग्रैंड ओपन माइक था दैनिक भास्कर का, तो वहाँ पे मेरा जाना हुआ। उन लोगों से हुआ तो वहाँ पे एक कविता लिखी थी मैंने, फ़ोन नहीं उठता है। तो फ़ोन नहीं उठता जो कविता थी वो यूथ के लिए लिखी थी मैंने, जो पापा-मम्मी का फ़ोन काट देते हैं, पापा-मम्मी का फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ कविता लिखी थी, उसकी कुछ लाइनें सुनाती हूँ मैं आपको। फ़ोन नहीं उठता तुमसे उस माँ का, जो तुम्हारे लिए आधी रात को नींद से उठ जाती है। फ़ोन नहीं उठता तुमसे उन पापा का, जो तुम्हारे लिए हर कष्टों को सहते हैं। फ़ोन नहीं उठाते ना तुम उस माँ का, जो तुम्हारी बुखार में खुद को रात भर जगाती है। फ़ोन नहीं उठता ना तुमसे उन पापा का, जो तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाते हैं। ऐसे करके वो बहुत खूबसूरत कविता है, पर मैं कहना ये चाहती हूँ कि यूथ पापा मम्मी का फ़ोन ज़रूर उठाए, कभी ऐसा ना हो कि वो उनका फ़ोन काटे। क्योंकि एक पापा मम्मी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमें। तो ये उस कविता से मुझे पहचान मिली, उसमें मेरा प्रथम पुरस्कार रहा
और न्यूज़पेपर में फ़ोटोज़ वगैरह आई, उस वक़्त हमारे ग्वालियर के लोगों को बड़ी खुशी हुई और मेरे माता-पिता को भी बहुत खुशी हुई। बिल्कुल यहाँ पर हमारे सभी दर्शक आपसे प्रेरित होते हैं। आज की इस 21वीं सदी में आज देखा जा रहा है कि जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और उनके माता-पिता गाँव में रहते हैं, संघर्ष करते हैं, उन्हें पढ़ाते-लिखाते हैं। लेकिन जब वो शहरों से कभी अपने गाँव में आते हैं तो वो अपने मोबाइल की इस दुनिया में ऐसे खो जाते हैं, जैसे उन्हें पता ही नहीं कि उनके माता-पिता भी उनके साथ में हैं। जी, ये माता-पिता से बात करने का आपका समय कहना उनके पास बहुत नहीं सही मिलता। है। क्या कहना मतलब चाहिए? अभी जिस तरीके से यूथ आगे बढ़े, जो युवाओं लोगों के लिए फ़ोन इतनी बड़ी प्रायोरिटी हो गई है कि वो फ़ोन में घुसे रहते हैं, अपने मतलब माता-पिता को उतना टाइम नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। या जो आपने ये बात कही है, बहुत सही बात कही है। और क्योंकि जो माता-पिता भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों से बात करें, उन्हें बताएँ, उन्हें चीज़ों के बारे में सिखाएँ या उनसे अपना अनुभव व्यक्तिगत अनुभव उनसे शेयर करें। तो बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता-पिता हैं, वो आपको बेहद प्यार करते हैं। इवन जो आपके लिए वो हर चीज़ कर सकते हैं, जो फ़ोन आप आज यूज़ करते हैं ना, वो भी उन्होंने ही दिया है। तो आप उससे ज़्यादा वैल्यू अगर अपने पेरेंट्स को देंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। और अब तो देखा जा रहा है कि आज के छोटे-छोटे बच्चे जो इनकी उम्र 1 साल होगी या 2 साल की होगी, वो भी मोबाइल में गेम में इतने खो गए हैं कि अब उनका पूरा बचपन जो खेल में होना चाहिए, वो तो अब मोबाइल से ही जी रहे हैं। क्या कहना है आपका? जी, आपने ये बात बहुत मतलब ये एक अभी करंट मुद्दा है ये, मतलब कि ये अभी जो चल रहा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो मतलब 3-4 साल के बच्चे हैं जो यूट्यूब चला रहे हैं, मतलब कि जो ऐप्स बना रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं, 5-6 क्लास के बच्चे तो ऐप्स बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं। ये उनका खेल था, बचपन का समय था। ये उनका समय था कि उनको छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय करना था और हम शायद उन्हें सही चीज़ें नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से वो अपना बचपन मिस करेंगे बाद में कि हमने वो खेल नहीं खेले जो हमें खेलने के चाहिए थे। हमने खो-खो, हमने क्रिकेट वो सब कुछ मिस कर दिया। इस बात पे मेरा ज़रूर ये कहना है कि अगर माता-पिता थोड़ा-सा बच्चों को सही दिशाएँ दें और जैसे कि 2-3 साल के बच्चे हैं, वो अब उन्हें फ़ोन पकड़ा देते हैं। कहते हैं, "ये लो ब तुम कार्टून देख लो।" तो इस चीज़ में मेरा कहना है कि अगर आप लोग इस पे काम करेंगे, मतलब कि माता-पिता इस पे काम करेंगे, तो जो बच्चों का बचपन है ना, वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल। ना फ़ोन और ना ही कोई और। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने फार्मासिस्ट किया है, तो आपने फार्मासिस्ट क्यों चुना आपने? जबकि आपके भाई ने एमबीबीएस किया था, आप भी डॉक्टर बन हाँ। सकती थीं। जी, बिल्कुल, मतलब कि काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल ज़रूर करते हैं कि भैया ने एमबीबीएस किया हुआ है, तो तुम फार्मासिस्ट क्यों बनी? तुमको भी एमबीबीएस करना चाहिए था। हुँ, एक्चुअली ऐसा है कि मुझे थोड़ा-सा बिज़नेस का मन था, हुँ, लोगों की हेल्प करने का मन था और दवाइयों का बिज़नेस और दवाइयों से लोगों की मदद बहुत एक प्राइमरी नीड है। आजकल क्या होता है कि गाँव में जब हम देखते हैं या फिर हम किसी छोटे शहरों में चले जाएँ, तो लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। जी, क्या है कि दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा है, हम नहीं ले रहे दवाई। या फिर हम डॉक्टर को नहीं दिखा रहे, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगी। तो दवाइयों के ऊपर रिसर्च करना, उनको मार्केट में लेकर आना और किस प्राइमरी लेवल पर किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ये मेरा उद्देश्य है। हुँ। तो उस पे मैं काम करूँगी भविष्य में। धीमे-धीमे उस राह पे बढ़ना है, तो इसलिए फार्मेसी मैंने जॉइन किया और फिर आगे तो आपको परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। जी, 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 बिल्कुल। हर्षिता जी आपके सामने एक बड़ा सवाल करना चाहूँगा। आप देखा जा रहा है कि आज के युग में बेटों को ज़्यादा तरफ ध्यान दिया जाता है और ये शहरों की तरफ नहीं है, ये गाँव की तरफ देखा जा रहा है कि लोग बेटियों को रिस्पॉन्स नहीं देते। बेटों को तो पढ़ाते हैं लेकिन बेटियों को उतना अधिकार नहीं देते हैं। और आज देखा जा रहा है कि लोग बेटा चाहते हैं। हमने देखा है हॉस्पिटल में से तमाम सारे मुद्दे आते हैं कि लोग जब बेटा होता है तो खुशियाँ बाँटते हैं, जब बेटी होती है तो निराश हो जाते हैं। तो बेटियाँ इतनी कमज़ोर क्यों मानते हैं लोग? हाँ, ये आपने काफ़ी अच्छी बात कही है और मैं आपको बता दूँ ये मुद्दा, ये चीज़, यह सोच सिर्फ़ तभी ख़त्म हो सकती है जब हम शिक्षा को गाँव के कोने-कोने तक पहुँचा दें। हुँ, आप शहरों में देखते हैं हुँ, कि लड़कियों का हॉस्पिटल से स्वागत हो रहा है, जब बेटी पैदा हुई है, हुँ, कार को सजाकर, पूरे घर को सजाकर हुँ, बच्ची को, लक्ष्मी को घर में लेके आया जा रहा है। हुँ, हुँ, क्यों? क्योंकि लोग शिक्षित हैं। हुँ, अगर यही चीज़ हम गाँव में करेंगे, गाँव में शिक्षा उस हद तक आ जाएगी, तो वहाँ की भी सोच खत्म हो जाएगी। गाँव हुँ। में हम देखते हैं कि जो दूध है वो लड़कों को दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको। जी, जी। अगर ये छोटी-छोटी चीज़ों पे काम करना है तो शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, गाँव तक शिक्षा पहुँचा दीजिए, हुँ, आपकी
काफ़ी सारी समस्याओं का हल यूँ ही हो जाएगा। हुँ। नारीवाद को सम्मान मिल जाएगा और लड़कियों को सम्मान मिल जाएगा, उनकी शिक्षा को सम्मान मिल जाएगा, उनकी पहचान मिल जाएगी उनको। जी। हर्षिता घनघोरिया जी, हमारा आपसे अगला सवाल है, आप भी ग्वालियर चंबल संभाग की बेटी हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में देखा जाता है बेटियों के साथ शोषण बहुत किया जाता है, तो बेटियों को तो लड़कियों आत्मनिर्भर को बनाने के आत्मनिर्भर लिए बनाने के लिए मैं हर्षिता सबसे घनघोरिया पहले की कहूँगी क्या कि सोच है? क्या कहती हैं आपको आप? खुद के लिए लड़ना आना चाहिए। आपको खुद के विचारों को रखना आना चाहिए। अगर आप नहीं कहेंगे अपने पापा-मम्मी से कि हमको पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, तो ये संभव हुँ, नहीं है ना। लड़कियों को आत्मनिर्भर हुँ, तब बन पाएँगी जब वो स्वयं निर्णय लें कि हाँ, हमें आगे बढ़ना है, हाँ, हमें हुँ, पढ़ना है, हाँ, हमें डॉक्टर बनना है, हाँ, हमें इंजीनियर बनना है। वो अपने आप को कमज़ोर हुँ, नहीं समझें मतलब कि आपने शोषण की बात कही, हाँ, ग्वालियर में बहुत ज़्यादा शोषण होता है लड़कियों का, दिल्ली में शोषण होता है। मैं किसी सिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ। संपूर्ण भारत में लड़कियों के साथ घटनाएँ होती हैं। ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो दिल को हमारे दिल को दहला देती हैं। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों? तो हुँ, जब आप लड़कियों पे रोक लगाते हैं ना कि 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, जब आप लड़कियों पे रोक लगाते हो ना ज़्यादा लोगों से हुँ, बात नहीं करना, मैं कहती हूँ आप लड़कों पे भी रोक लगाइए कि तुम्हें किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, तुम्हें बाहर कब जाना है, नहीं आना है। तो ये रोक माता-पिता को लड़कों पे भी लगानी चाहिए। हुँ, इससे इस समाज में परिवर्तन आएगा। अगर लड़के सुधर जाएँगे ना, तो लड़कियों को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये बात हमेशा लड़कियों के ऊपर लाके छोड़ दी हुँ, जाती है कि आप सही रहिए, आप सही रहिए, आप सही रहिए। ये बात लड़कों के ऊपर लाके रख दो कि हुँ, हर लड़की पहले एक देवी है। क्यों? क्योंकि वो एक देवी के रूप में प्रकट हुई है इस धरती पर। आपको सब कुछ देती है, आपकी जननी भी है वो, आपकी बहन भी है वो, एक दादी का बनती है, एक नानी बनती है, आपकी साथी बनती है। मतलब वो क्या रोल तय नहीं करती, वो हर किरदार में खरी उतरती है। तो आपको सम्मान नहीं करना चाहिए ऐसी स्त्री का, आपको सम्मान नहीं करना चाहिए हर नारी का। ये सोच लड़कों के अंदर पैदा होनी चाहिए। तो उस दिन शोषण भी खत्म हो जाएगा और उस दिन लड़कियों के साथ होने वाले अत्याचार, दुष्कर्म सब खत्म हो जी, जाएँगे। जी। हर्षिता जी, आप आरएसएस रूप में आपने आप संगठन से जुड़ी हुई हैं, तो किस तरीके से आपका संगठन में काम करती है और लड़कियों को आत्मनिर्भर मैं बनाने के लिए? आरएसएस में अभी कुछ मंथ पहले ही जुड़ी हूँ और हम लोगों का काम ये रहता है कि जो लड़कियाँ जो 9th 10th 11th 12th की लड़कियाँ हैं उन लोगों को मार्गदर्शन देने का प्राइमरी काम रहता है यानी कि जो 9th 10th क्लास 11th 12th की लड़कियाँ हैं उनको एजुकेशन में जो हेल्प चाहिए वो उनको मिले इवन जो पिछड़े वर्ग की लड़कियाँ होती हैं जिनको मतलब नहीं पता है कि सरकार उन्हें किन किन तरीकों से मदद कर रही है तो उनके प्रति उनको जागरूक किया जाता है। जी, हर्षिता घनघोरिया जी, जिस तरीके से आप जो मुकाम पर पहुँची हैं, 22 साल की महज़ उम्र में आपने वो तमाम सारे काम किए हैं, जो लोग सपने देखते हैं। तो वो उपलब्धियों के बारे में एक बार दर्शक हमारे फिर से जानना चाहेंगे, किन-किन उपलब्धियों को आपको कहाँ-कहाँ पुरस्कार से आपको जी, सम्मानित बहुत-बहुत किया गया है? शुक्रिया आपका और मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ ख़ास अभी मैंने अचीव किया नहीं है पर हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो दिल को बहुत सुकून देती हैं जब भी हम याद करते हैं। अ, ये सफ़र शुरू हुआ था 2015 से। 2015 में जब ताज वेलनेस फेस्टिवल हुआ था, ऑल इंडिया ताज वेलनेस फेस्टिवल जहाँ पे और काफ़ी स्टेट्स के स्टूडेंट्स गए हुए थे तब मैं 10th क्लास में थी तो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ मैं 3-4 दिन वहाँ अटेंड किया मैंने एज अ डेलीगेट ताजमहल का विजिट था हम 3 दिन के लिए वहाँ रुके थे पूरा ग्रुप गया हुआ था हमारा एंड वहाँ से मैंने सीखा कि दुनिया कितनी बड़ी है लोगों के कितने रंग हैं और कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं और किस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ वहाँ से मैंने लिखना भी शुरू किया और इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ, अभी हाल ही में मैंने जीपैट क्रैक किया। जीपैट फार्मेसी के लिए एग्ज़ाम होता है जिसमें आप मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं। मास्टर्स में एडमिशन बड़े-बड़े कॉलेजों में आपको डे था, उसमें मेरे ऐसे राइटिंग में 3rd प्राइज़ आए। मतलब मैं आपको सर मैं क्या ही बताऊँ, आपको सब पता है और मैं दर्शकों को भी क्या ही बताऊँ। मेहनत जारी है, काम बहुत ज़्यादा जारी है। ऑल इंडिया में हुई एक प्रतियोगिता थी, निबंध प्रतियोगिता। ऐसी राइटिंग हुई थी, एक पोएट्री राइटिंग हुई थी मंत्रालय द्वारा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जिसमें मेरी 2nd पोजीशन रही। अ, सर बाकी मैं आपको क्या बोलूँ, मैं खुद के लिए बारे में आपको क्या बता सकती हूँ, आप सब जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, हर्षिता घनघोरिया जी, हमारे दर्शक आज आपके बारे में जान कर के बहुत
प्रेरित हो रहे हैं और देश की वो तमाम बेटियां जो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज पर इस शो को देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से उनके जीवन में भी बदलाव आएगा। और ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरीके से लोगों की सोच जो बेटियों के प्रति जो बन रही है, उस सोच का सामना करने के लिए हर्षिता घनघोरिया जैसी भिंड चंबल संभाग की बेटियां जब आगे आती हैं तो उनकी सोच में भी मैं बदलाव बिल्कुल आता है। बहुत मैं बहुत आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद आपको जी। चंबल संभाग के अपने बेटियों की बात कही, मैं आपको नारीवाद से जुड़ी कविता सुना देती हूँ, क्योंकि बहुत जी बिल्कुल दिल बिल्कुल। के मतलब मैं ये सवाल समाज से करती हूँ, मैं सवाल ये सब लोगों से करती हूँ, और ये कविता ही अपने आप में कंप्लीट पोइट्री है। जी बिल्कुल है। इसका शीर्षक है नारी से आगे बढ़ पाओगे क्या। तुम सच सच बताओ, तुम खुद से उसके लिए लड़ पाओगे क्या। तुम नारी से आगे बढ़ पाओगे क्या। वो मौन है, वो मौन है, वो विनम्र है, वो छुपा के रखती हर रंग है। उसके उन रंगों में प्यार तुम भर पाओगे क्या। तुम नारी से आगे बढ़ पाओगे क्या। इल्ज़ाम लगाओ तुम उस पर, इल्ज़ाम लगाओ तुम उस पर, या आड़ ले लो तुम उसकी। इल्ज़ाम लगाओ तुम उस पर, या आड़ ले लो तुम उसकी। हिम्मत से जो क्रोध करेगी तो उसको रोक पाओगे क्या। तुम नारी से आगे बढ़ पाओगे क्या। अपमान करो तुम द्रौपदी का, अपमान करो तुम द्रौपदी का, या हर ले जाओ सीता को। अपमान करो तुम द्रौपदी का, या हर ले जाओ सीता को। सिंह चढ़ेगी महिषासुर मर्दिनी तो खुद को बचा पाओगे क्या। तुम नारी से आगे बढ़ पाओगे क्या। तुम नारी से आगे बढ़ पाओगे क्या। वो बेटी बनी, वो बेटी बनी, वो साथी बनी, वो दादी बनी, वो नानी बनी। वो बेटी बनी, वो साथी बनी, वो दादी बनी, वो नानी बनी। उस जन्म देने वाली जननी को तुम हरा पाओगे क्या। तुम नारी से आगे बढ़ पाओगे क्या। तुम नारी से आगे बढ़ पाओगे क्या। जी ये यही है कि नारी कंप्लीट है। जो लड़कियां हैं हमारी वो कंप्लीट हैं, जो बच्चियां हैं हमारी वो कंप्लीट हैं। उन्हें बस मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उन्हें बस दिशा देने की जी ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हर्षिता घनघोरिया ने सबसे अब तक का सबसे अच्छा इंटरव्यू के रूप में आज हमारी चंबल संभाग की बेटियों को गौरवान्वित किया है। और आज हम और आप एक बार फिर से उन बेटियों को सम्मान दें और उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता घनघोरिया जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ पर आने के जी लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।